Hello everyone, welcome back to the CDP classes. Today I am here to discuss about the detailed discussion on critical perspective of the construct of intelligence and multidimensional intelligence, that is बुद्धि और बहुआयामी बुद्धि। जी हाँ, देखिए बुद्धि के बारे में अगर मैं बताऊं, इंटेलिजेंस के बारे में जो ये टॉपिक है हमारा, इससे रेगुलर 2 क्वेश्चन जो एक सीडीपी का पार्ट होता है जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पेपर 1 है पेपर 2 है, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। आज इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली जो भी पेपर में पूछा जाएगा आप उसको सही ही करके आने वाले हैं। देखिए क्या होता है, हम जनरल टर्म में जो बुद्धि की परिभाषा समझते हैं कि एक विवेक या एक तर्कपूर्ण चिंतन, लेकिन उससे भी बहुत एक बड़ा आयाम है बुद्धि। जी हाँ, ये हमने बिनेट और सरमन इनके नाम सुने ही होंगे। तो जो बिनेट है उन्होंने मतलब ऐसे बताया कि हमारा एक आईक्यू जो होता है उसका एक नंबर होता है, जब हम कोई भी टेस्ट के थ्रू वो डिसाइड होता है या जैसे भी है, तो वो जो नंबर होता है वो हमारे इंटेलिजेंस के लेवल को डिफाइन करता है। देखिए जैसे यहाँ पे ऑन स्क्रीन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो 145 to 160 होते हैं वो वेरी गिफ्टेड और हाईली एडवांस्ड, लाइक अब्दुल कलाम जी, आइंस्टीन, तो ये सब वेरी मतलब गॉड गिफ्टेड कह लो या कुछ भी कह लो भाई, इनके सामने इंटेलिजेंसी को डिस्कशन करना तो बिल्कुल ही मतलब गलत ही होगा। लेकिन हाँ ये है कि इनका लेवल एक वही लेवल है जो हम सोचते हैं कि आईक्यू में सबसे ऊपर का लेवल है। देखिए 130 to 144 गिफ्टेड और वेरी एडवांस इसमें आ सकते हैं, 120 to 129 सुपीरियर होते हैं, 110 to 119 एवरेज हाई एवरेज होते हैं, 19 to 109 एवरेज होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, नंबर आप देख लीजिएगा कि कभी कभी सीधा आ जाता है कि जो 120 से 129 में आते हैं वो कैसी बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, मतलब आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, सुपीरियर, हाई, एवरेज, एवरेज या गिफ्टेड। तो आप यहाँ पे बता देंगे कि जो 120 से 129 तक की कैटेगरी में आते हैं वो सुपीरियर आते हैं। नंबर थोड़ा बहुत, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने भी अपने पर्सपेक्टिव दिए हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग पैरामीटर पे इसको डिफाइन किया। किसी ने 130 को ही हाईली कंसीडर कर लिया, लेकिन वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है जब भी आप पेपर पढ़ेंगे कि जैसे स्टैनफोर्ड एंड बिनेट के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ होगा कि वो रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग है, वो स्टोडैर्ड के अकॉर्डिंग है, या फिर वो किस ऑथर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। ये एक जनरल है जो कि हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और मोस्टली पेपर में भी यही पूछा जाता है, तो आप एक बार ये जनरल वाला तो ज़रूरी कंसिडर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बुद्धि निर्माण, सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। जो बुद्धि है वो एक समुच्चय है या सार्वजनिक क्षमता हम जिसको कह सकते हैं, जो व्यक्ति में विवेकशील चिंतन उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति क्या करता है, वातावरण के साथ एक समायोजन स्थापित करता है। तो ये जो डेफिनेशन दी थी ये वेस्लर ने दी थी। देखिए कभी कभी सीधा सीधा वो उठा के डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ये डेफिनेशन मेनली जो पूछी जाती है वो यूपी टेट, वो रीट, या फिर आपका छत्तीसगढ़ टीईटी, मध्य प्रदेश टीईटी, वो अदर स्टेट टीईटीज में जनरली डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अगर सीटीईटी में पूछा जाएगा तो वो या तो आपका आईक्यू का नंबर या आईक्यू का फॉर्मूला या गिलफोर्ड ने क्या कहा उसके अकॉर्डिंग वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ये सब पैरामीटर्स उसने कंसिडर करते हैं जो सीटेट वाले पेपर बनाते हैं। देखिए अब एक डेफिनेशन और देख लेते हैं जो कि रॉबिन्सन की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चलती है। उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है उसका मतलब है कि संज्ञानात्मक व्यवहार यानी कॉग्निटिव बिहेवियर्स जो होता है वो एक संपूर्ण वर्ग से संबंधित होता है, जो व्यक्ति में क्या करता है, सूझबूझ द्वारा समस्याएं समाधान करने की क्षमताएं और ऐसी परिस्थितियां और उन परिस्थितियों से भी समायोजन, ये सब क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो ये सब जो डेफिनेशन दिया हमारी रॉबिन्सन ने दिया है, एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए अब हम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, 3 टाइप, थॉर्नडाइक इसमें मेन नाम चलता है। जो बुद्धि के टाइप हैं देखिए वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, और वो ये तीनों टाइप जो है हमारे वो सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और थर्ड वन है हमारा कंक्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। तो जो सामाजिक बुद्धि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक बुद्धि से
मतलब इसके नाम में ही छिपा हुआ है। देखिए कि ऐसे लोगों का समाज से संबंध अच्छा होता है, वो उस क्लास के लोग होते हैं जो एक समाज में अपना सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, जिनको हम भी बोलते हैं ये बहुत सामाजिक है। हम क्यों बोलते हैं उसको ऐसा? क्योंकि उसकी जो सामाजिक बुद्धि का आईक्यू है वो जनरली एक नॉर्मल कैंडिडेट से ऊपर की तरफ होता है। वो समाज में रह के अपने आप को सामाजिक व्यक्ति मानता है और हर तरीके से समाज से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं टर्मन का नाम। टर्मन, थॉर्नडाइक, रॉबिन्सन, गिलफोर्ड, ये 4-5 ऐसे नाम हैं जो बुद्धि से रिलेटेड है। ये आप अपनी कहीं डायरी में अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि जो यहाँ भी ये 5-6 वो नाम आ जाएंगे, टर्मन, गिलफोर्ड, रॉबिन्सन, तो थॉर्नडाइक का बहुत जगह और भी आता है, लेकिन जनरली जो ये 3 है इनका जिक्र, हर्बर्ट एंड साइमन, तो इनका जिक्र हम बुद्धि में ही करते हैं। 6-7 नाम आप कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो सीधा क्वेश्चन होता है कि इन्होंने किससे रिलेटेड कंसेप्ट अपने दिए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि एक सिंपल कंसेप्ट पूछा जाए और आप उसका आंसर भी ना कर पाए। आप ये नाम जल्दी से कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मन ने कहा कि अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरे की तरह बुद्धि से अधिक होता है। मतलब ये इस तरीके के व्यक्ति होते हैं जो पेंटर बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं, कहानीकार बनते हैं। ये वही लोग होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट रखते हैं, मतलब एक दायरे से बाहर की सोच, एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो जिनमें ऐसी सोच होती है उनका अमूर्त बुद्धि लब्धि वो एक जनरल कैंडिडेट से या एक जनरल स्टूडेंट से ऊपर की तरफ होती है। इसके बाद कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में क्या है कि ये उस तरफ बल देता है जहां मूर्त या ठोस वस्तुओं का होता है, मतलब हम देख सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो मूर्त बुद्धि है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देती है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो सोचता है वो अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसको उसमें परिवर्तन कर लेता है। वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही सोचेगा, क्योंकि क्या संभव है और क्या संभव। देखिए एक पेंटर क्या होता है, वो कुछ भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी हो सकती है, तो वो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट में कंसिडर किया गया। लेकिन जो एक बिल्कुल सॉलिड सोच रखते हैं, एक प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, वो हमारे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में आते हैं। तो इस चीज तीनों में आप डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन की, कि ये होता क्या है बेसिकली, आईक्यू जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, और ये निकाला कैसे जाता है? इसका भी भाई एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू ये निकाला जाता है। आईक्यू, ईक्यू, इनके हमारे सबके फॉर्मूले चलते हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आईक्यू बेसिकली है क्या? ये एक बुद्धि नापने का, बिनेट और साइमन ने एक परीक्षण आप कह लीजिए, या आप ऐसे कह लीजिए कि बुद्धि मापने के लिए एक मापनी तैयार की बिनेट और साइमन ने, जिसके थ्रू बुद्धि का लेवल नापा जाता है कि आपकी बुद्धि का लेवल इतना है। जो अब हम ये नंबर पढ़ के आए हैं वही बिनेट और साइमन के नंबर्स हैं। मैंने आपको वो लिस्ट दिखाई थी, आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और ये जो कैलकुलेट होता है बेसिकली मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, MA इंटू CA। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, MA डिवाइडेड बाई CA ये होता है, इंटू नहीं होता है, इंटू 100 में होता है, वो एक दूसरा फॉर्मूला होता है। जो IQ होती है उसमें मेंटल एज क्या होती है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, पहले तो हम उसको देख लेते हैं। तो बुद्धि लब्धि क्या होती है, उन दोनों का अनुपात होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वो उसमें मेंटल एज भी मेंशन करके रखेगा, वो क्रोनोलॉजिकल एज भी मेंशन करके रखेगा। बस वो आपको पूछेगा कि भाई इसकी बुद्धि लब्धि बता दो कितनी है, या वो ऐसे पूछ लेगा कि अगर बुद्धि लब्धि इतनी है तो मानसिक आयु इतनी है, तो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल या तैथिक आयु जिसे हम बोलते हैं वो कितनी है। तो आप इस फॉर्मूले से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि को भिन्न भिन्न आयामों या वस्तुनिष्ठ करने के लिए उनके मान डिफरेंट तरीके से दिए हैं, तो वो हम देख लेते हैं।
मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो 25 से 30 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति की बुद्धि को नापने के लिए बुद्धि की जगह एक नई कंसेप्ट का प्रयोग करा, नई धारणा का प्रयोग करा, जिसे डेविएशन आईक्यू कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि डेविएशन आईक्यू क्या है। अब हम सोचे कि भाई बुद्धि लब्धि सुना है, ईक्यू सुना है, ये डेविएशन आईक्यू क्या चीज़ है। तो वो क्वेश्चन जो जनरेट होता है वो पूछा भी गया था किसी टीईटीज में, शायद वो पंजाब टीईटी का क्वेश्चन था। तो उसमें पूछा भी गया था कि जो विचलन बुद्धि लब्धि है, जो डेविएशन बुद्धि लब्धि है, उसका प्रयोग बेसिकली किस एज ग्रुप के लिए किया जाता है। तो ये आप मत भूलिएगा बिल्कुल भी, वो 25 से 30 वर्ष है जिसके लिए डेविएशन आईक्यू की निकालने का जिसके लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये बुद्धि की माप है, ये पैमाने हैं। अभी हमने एक मोस्ट पॉपुलर पढ़ा बिनेट साइमन वाला, तो उसके अलावा भी बिनेट साइमन के अलावा वेशलर ने दिया है, और भी बहुत हैं, गिलफर्ड जैसे मैंने आपको नाम बताया था उन्होंने दिया है। अभी हम देखते हैं 7-8 पैमाने हैं जो अलग अलग जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इंटेलिजेंस को किस तरीके से नापा है। आइए देखते हैं डिटेल में। बिने साइमन ने क्या कहा कि जो फ्रेंच भाषा में इन्होंने 1905 में इसका प्रयोग किया था, और वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के लिए बेसिकली इसका प्रयोग इन्होंने किया। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि जो बिने साइमन परीक्षण है, जो इन्होंने इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया है, वो किस तरीके से किया है। इनका वही है जो नंबर स्टार्टिंग में चलता है, वो आप यहाँ पे हम गए थे, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जो नंबर है, ये स्टैनफोर्ड बिनेट का जो नंबर है, वो वही नंबर है जो बिनेट साइमन वाला नंबर है। आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, वेशलर दूसरे नंबर पर आता है वेशलर बुद्धि परीक्षण। वेशलर बुद्धि ने 2 नियम दिए। वेशलर ने बुद्धि को नापने के 2 नियम दिए। उन्होंने कहा कि उसमें दोनों में 10-10 टेस्ट रखे। 10 में से 5 उन्होंने वर्बल स्केल पर नापे और 5 परफॉर्मेंस स्केल पर नापे। और जब इन्होंने नापे तो उन्होंने ये जो आईक्यू का डिवीज़न किया कि वो लिख दिया कि शाब्दिक दैट इज़ वर्बल मापनी बुद्धि लब्धि, क्रियात्मक मापनी बुद्धि लब्धि और संपूर्ण मापनी बुद्धि लब्धि। और उन्होंने बताया कि जो ये बुद्धि लब्धि नपेगी वो 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाएगा वेशलर बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। बस इसके अंदर आपको केवल और केवल वेशलर ने किस एज ग्रुप को बताया था, बस ये आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैटल ने क्या कहा था, कैटल को देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 3 मापक होते हैं। एक 4 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए जो मानसिक दोष वाले वयस्क होते हैं, एक 8 से 13 आयु वर्ष के बच्चे के लिए जो औसत वयस्क होते हैं, और थर्ड वन होता है हाई स्कूल के छात्रों या कॉलेज छात्रों के लिए जो 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर भी इसका जो परीक्षण है वो किया जाता है। फिर 4th नंबर पे आता है हमारे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इन्होंने क्या कहा रेवेंस ने कि जो ये है उसको 2 फॉर्म दिए उन्होंने, एक बच्चे के लिए तथा दूसरा वयस्कों के लिए। मतलब जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया ये, तो उसके थ्रू उन्होंने 2 फॉर्म भरवाए, एक बच्चों से तथा दूसरा वयस्कों से, मे बी उनके पेरेंट्स से। तो उन्होंने कहा कि जो वो बच्चों के लिए प्रयोग करेंगे फॉर्म वो रंगीन होगा, और जो वयस्कों को देंगे वो मतलब स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिशंस का कुछ उन्होंने नाम दिया था वो होगा। ये रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हमारे कोर्स में आईक्यू है तो हम एक बार ही नाम देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भारतीयों ने भी दिए थे कैटल रेवेंस के अलावा, जो वो भारतीय थे हमारे, उनमें से कौन कौन से थे, जैसे हमारे कुछ एक डॉक्टर MC जोशी थे, एक डॉक्टर मेहता थे, एक थे वो डॉक्टर प्रोफेसर थे वो प्रोफेसर RK ओझा और प्रोफेसर राय चौधरी। तो ये जो हैं, एक डॉक्टर SS जलोटा भी थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण पर एक्सपेरिमेंट किए। तो ये 4-5 नाम है जो भारतीयों के चलते हैं, इससे ज़्यादा नाम नहीं चलते। अब बुद्धि टेस्ट के हम प्रकार की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम परीक्षण को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तरीके से और दूसरा आइटम्स के रूप में। जो एडमिनिस्ट्रेशन तरीका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है वो क्या होता है, वो भी अगेन 2 प्रकार का होता है।
जिसमें क्या किया जाता है कि एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, और इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण को मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण की संज्ञा दी है। सबसे पहला तो वैयक्तिक परीक्षण कौन सा था जो हम पढ़ के आए थे, वो बिनेट एंड साइमन वाला था जो 1905 में आया था। बिनेट साइमन 1905, ये आप नोट कर लीजिएगा। बिनेट साइमन 1905 सबसे पहला वैयक्तिक परीक्षण था, और उसके बाद जो आया वो यही था क्रियान्वयन परीक्षण, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसे बिनेट साइमन परीक्षण भी कहा जाता है, जो बिनेट साइमन वाले परीक्षण को। उसके अलावा फिर जब ये आइटम्स वाला आया तो उन्होंने क्या करा, इसको 4 भागों में बांट दिया। भाई एक शाब्दिक बुद्धि आपकी स्क्रीन पर भी है, आप देख लीजिएगा। वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट एंड नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए फ्रीमैन जो है उन्होंने क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दिया था, ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अच्छा, जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें क्या होता है, इसमें लिखित शब्दों का, लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने तथा परीक्षण के लिए जो प्रश्न दिए जाते हैं उनमें किया जाता है, इसलिए इसका नाम शाब्दिक पड़ गया। जो भाई वर्बली होगा वही शाब्दिक होगा, बस आपको यही याद रखना है। अशाब्दिक में वर्बल नहीं होता, ये सब नॉन वर्बल चलता है। तो मतलब ये बेसिकली उनके लिए होता है कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं या मानसिक रूप से मंदित बच्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है। आ जाता है कभी कभी कि मानसिक रूप से मंदित बच्चों के IQ नापने के लिए कौन सा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वो नॉन वर्बल ही होता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में जो फ्रीमैन ने कहा कि ये निर्देश, बेसिकली उन्होंने कहा कि निर्देश पेंटोमाइन हो सकते हैं, जेस्चरफुल हो सकते हैं। पेंटोमाइन मतलब चित्राभिनय, मतलब चित्रों के आधार पर। तो उन्होंने कहा कि इस परीक्षण में निर्देश में भाषा या संख्या का प्रयोग कभी होता है और कभी नहीं होता है। आइटम्स में भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने वस्तुओं को वास्तविक रूप में उपस्थित किया जाता है और उन्हें जोड़ तोड़ करने को उसका कहा जाता है। यही फ्रीमैन का परीक्षण है। अच्छा, नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट है कि जब हम जेस्चर, डेमोन्स्ट्रेशन आदि के थ्रू, इंस्ट्रक्शन, पेंटोमाइन, इनके थ्रू जो भी टेस्ट होते हैं तो वो सब हमारे नॉन लैंग्वेज टेस्ट में आ जाते हैं। अब हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बुद्धि के सिद्धांत जो चलते हैं यही इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो पीछे हम पढ़ के आए हैं बुद्धि परीक्षण, वो जनरली पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बस एक ये आइडिया होना जरूरी है कि कौन सा टेस्ट किसने दिया था और मोटे मोटे उसके अंदर आता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। जो बुद्धि के सिद्धांत होते हैं वो बेसिकली यूनिफैक्टर होते हैं, टीवो फैक्टर होते हैं। सैम्पलिंग थ्योरी इसके अंदर आती है, ग्रुप फैक्टर इसके अंतर्गत आता है, गिलफर्ड की थ्योरी इसके अंतर्गत आती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हायरार्किकल थ्योरी आती है, कैरोल्स की आती है, गार्डनर की थ्योरी आती है, और स्टर्नबर्ग का सिद्धांत भी इसी के अंदर आता है। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत जो आता है ये बिनेट ने दिया था। आप इसको नोट रखिएगा कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिनेट ने दिया था, और आगे जो इसको बढ़ाया वो टर्मेन और स्टर्न ने बढ़ाया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को क्या संज्ञा दी गई है कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। और द्विकारक सिद्धांत में क्या है? ये द्विकारक स्पीयरमैन का है। भाई ये दो नाम, मतलब आपको बस यही याद रखना है, द्विकारक स्पीयरमैन, एक कारक बिनेट, आगे जो बढ़ाया वो टर्मन ने। ये नाम आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी डेफिनेशन आपको याद है नहीं याद है उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही सफिशिएंट है। सैम्पलिंग थ्योरी हम बात कर लेते हैं। सैम्पलिंग थ्योरी का सिद्धांत जो दिया था वो थॉम्सन ने दिया था, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉम्सन ने कहा था कि जो हमारे संज्ञानात्मक और बौद्धिक परीक्षण में जो संबंध पाए जाते हैं वो जो नमूने होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से स्पष्ट होते हैं, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि एक चित्र दे दिया था, उसमें 2 छोटे छोटे वृत्त बना दिए थे। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था। 2 परीक्षण में उसको बांट दिया था, A और B में, और A में कर दिया था कि 8 विशिष्ट कारकों के प्रतिदर्श प्रदर्शित कर दिया, और जब B में उन्होंने 11 के कर दिए थे। तो ये B का 8-11 का कॉम्बिनेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट ये एमएड लेवल पे पूछा जाता है, सीटेट वगैरह में नहीं पूछा जाता है। कभी कभी अगर पीजीटी में किसी में साइकोलॉजी आती है तो पीजीटी लेवल का एक क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में बेसिकली ये पूछा जाता है, लेकिन सीटेट में इस तरीके की चीज़ें नहीं पूछी जाती। वहाँ सीधा सीधा सिद्धांत किसने दिया बस इतना पूछा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा पीछे? हमने पढ़ा यूनिफैक्टर यानी एक कारक सिद्धांत बिने ने, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, प्रतिदर्श नमूना जो दिया
वो थॉमसन ने, और समूह कारक सिद्धांत 4th नंबर पे है। समूह कारक सिद्धांत जो दिया वो थर्स्टन ने, ये आपने नोट कर लीजिएगा। और थर्स्टन ने ही मानसिक योग्यताओं को 7 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था। वाचिक भाषिक योग्यता, संख्यात्मक, वस्तु प्रेक्षण, स्मृति, प्रत्यक्षपरक, तार्किक और शाब्दिक योग्यता। इसके बाद गिलफोर्ड ने दिया था, गिलफोर्ड ने भी 5 बताए थे, कॉग्निशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी एंड इवैल्यूएशन। ये गिलफोर्ड के 5 सिद्धांत पूछ ले जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आती है हायरार्किकल थ्योरी। हायरार्किकल थ्योरी जो दी थी वो स्पेयरमैन ने दी थी, ये आपको याद रखना है। कैरोल ने एक 3 स्ट्रेटम मॉडल दिया था और उन्होंने इसी को ये बताया था कि ये जो होता है हमारा ब्रॉड, जनरल, ब्रॉड और मेंटल स्किल्स, ये बेसिकली इन्होंने 3 कौशल स्तर इसमें बताए थे। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि कैरोल का जो मॉडल है वो कितने स्तर पे होता है। गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का, इसको एक बार देख लेते हैं। गार्डनर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गार्डनर ने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया कि जो बुद्धि का स्वरूप है वो सिंगुलर न होकर बहुकारकीय होता है। उन्होंने कहा कि 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया और 1998 में उन्होंने 8वां प्रकार और 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा। वर्तमान में गार्डनर के 9 टाइप हैं, प्रकार उन्होंने डिफाइन किए। 9 के 9 ये हैं, इनको आपको याद रखने की जरूरत है। भाषाई बुद्धि दैट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धि दैट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्थानिक स्पाशियल, शारीरिक गति बॉडी काइनेस्थेटिक, संगीतिक म्यूजिकल, व्यक्तिगत पर्सनल, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि नेचुरलिस्टिक एंड अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंटियलिस्टिक। ठीक है, चलिए आगे स्टर्नबर्ग की थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। स्टर्नबर्ग ने भी जो दिया था अपना बुद्धि के संदर्भ में जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने 3 टाइप की बुद्धि बताई, एक विश्लेषणात्मक, एक सृजनात्मक और एक व्यावहारिक बुद्धि। अब ये हो गए डिफरेंट टाइप, कौन सा किसने दिया। इसके बाद आ जाती है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि हम इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें बहुआयामी बुद्धि भी पढ़नी है। तो बहुआयामी बुद्धि में थर्स्टन और कैली का नाम चलता है। तो उन्होंने कहा कि जो कैली ने कहा कि बुद्धि का निर्माण वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, सांख्यिकी, यांत्रिक, सामाजिक, संगीतात्मक, स्थानिक और उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता ही बहुआयाम बुद्धि, मतलब मल्टी डायमेंशनल। ये सीधा एक संदर्भ में नहीं होगी, ये आपके बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करके चलेगी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है मल्टी डायमेंशनल बुद्धि यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो उसमें बहुत सारे डायमेंशंस का होना जरूरी है, जिसमें कैली ने बताए थे वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता। और जो थर्स्टन ने बताया था, उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तार्किक, वाचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, स्थानिक योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता, ये सब जो बताए थे वो थर्स्टन ने बताया था। थर्स्टन कैली दोनों का नाम याद रखिएगा। देखिए जो ये नीचे फैक्ट है जो चंद्रमोहन भाटिया के नाम से दिया गया है कि जो 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया था। इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण थे, जो कि कोजप्लास टेस्ट, पास एलोंग टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, तात्कालिक स्मृति टेस्ट, तस्वीर निर्माण टेस्ट। तो भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, यूपी टेट का था, 2019 में आया था। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। पीछे पढ़ के आए हो आप। थॉर्नडाइक 3 कारक, 3 कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, बहु होते हैं, बहु होते हैं ना। तो 3rd पे आप टिक कर लीजिए। बिल्कुल सोचने समझने की बात ही नहीं है जब पीछे सब कुछ पढ़ के आए हैं। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो उसमें वो किससे प्रभावित होगी। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के। भाई काम क्या हो रहा है आप ये देखिए, विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करना है तो वो क्या करेगी। अधिगम नैतिक विकास के संबंध में तो सही नहीं है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पे काम आएगा, वाइगोत्स्की यहाँ कोई काम नहीं आएगा, पियाजे यहाँ कोई काम नहीं आएगा, गार्डनर यहाँ काम आएगा। बिल्कुल टिक कर लीजिए। जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है वही सच है। जो आप मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में मत पढ़िएगा। जितना आपने पढ़ा है, जितना जो आपको रिकॉल होए उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा है
और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। क्या है ये? स्वगरिमा क्या होगी? ये क्या करता है? उसको घटाता है और जिससे उनके शैक्षणिक निष्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही बुद्धि लब्धि का आधार है। चलिए बी ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ वही क्वेश्चन है जो डिफरेंट तरीके से आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, नंबर वाला मैंने आपको बता दिया था, सीधा सीधा नंबर देके पूछ लेता है तो क्या होगी? 105 पे क्या होगी बताइए? श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं हो सकती, वो तो 130 से ऊपर जाएगी ही जाएगी। सामान्य से अधिक बुद्धि भी नहीं हो सकती। सामान्य बुद्धि हम कह सकते हैं, सामान्य बुद्धि होगी इसमें, मंद बुद्धि नहीं होती। मंद बुद्धि 90 से नीचे आ जाती है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल है। ऐसा पढ़ा है आपने कुछ? जी का तो पृथ्वी के उसमें पढ़ते हैं संदर्भ में, तो ये तो बिल्कुल ही कट है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। हाँ ये सही है भाई। आप बुद्धि लब्धि डिफरेंट काइंड्स की होती है, तो आप विशिष्ट तरीके का परीक्षण के अगर वहाँ पे अभाव होगा तो आप बुद्धियों का मापन नहीं कर पाएंगे। बी ऑप्शन सही है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है। जल्दी पढ़ के बताइए। ये तो हम सीधा सीधा पढ़ के आए हैं, इसमें तो कुछ सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है। स्टर्नबर्ग का बुद्धि अभी पढ़ के आए हैं ना, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, वो त्रितंत्र सिद्धांत, वो यही है। 7वां हावर्ड गार्डनर ने का बहुबुद्धि सिद्धांत समझा जाता है। हावर्ड गार्डनर का कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धि में क्या क्या शामिल है ये आप पढ़िए जरा, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करिएगा कि क्या क्या हमारी बुद्धि में शामिल है। जब पूरा बुद्धि का लेक्चर पढ़ लिया है तो ऑब्वियसली इसको तो आप बता ही देंगे। बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए गुड बाय।